लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आसिफ है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो मेरे वालदा का मुश्किल वक्त में इतनी हौसला अफजाई की, आप लोगों ने इतना मोरल सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों से मुखातिब होने की ये ख़ास वजह ये है कि मैं इस केस के कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये डाउरी केस में इतनी सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई पुलिस को। नॉर्मली ये देखा जाता है कि मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में पुलिस इतनी सख्त कार्रवाई नहीं करती, लेकिन इस केस में ऐसा क्यों किया गया? तो इसी के चलते मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। पहले तो देखिए, लव मैरिज, अगर ये लव मैरिज है तो इसमें दहेज की तो कोई बात होती है नहीं, और हमने तो कभी दहेज की कोई माँग की नहीं। उल्टा शादी के पहले से ही मैं उनके घर में एक सपोर्ट की तरह बना रहा और उनके एक बेटे की तरह खड़ा रहा उनके घर में। तो दहेज की तो कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है वहाँ पे। उल्टा हम लोगों ने 2 तरफ से मैनेज करके ये शादी की है। उनको कभी 1 रुपये के लिए भी हमने कभी एक डिमांड नहीं रखी उनके आगे। तो शादी इस तरह से हुई, और शादी के बाद तो सब कुछ ठीक था। लेकिन सडनली ये अजीब-सा बिहेवियर, अजीब से फाइट्स चालू हो गए, और इसी के चलते हम लोग यूके भी गए। और गौर करने वाली बात ये है कि जब यूके जाते वक़्त भी हमने 1 रुपये का उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं किया। सब सब हमारी तरफ से ही मैनेज हुआ है, सब टिकट्स, वीज़ा, और यूके जाने के बाद वहाँ पर रहना, खाना, वहाँ का मेंटेनेंस, सब कुछ हम मेरे ज़िम्मे ही था, और अच्छी तरह से ज़िम्मेदारी मैं निभाता रहा हूँ, और अभी भी मेरा मेरा वही स्टैंस है अभी भी। और यूके से जब हम लोग वापस आए तभी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब मेरा ही था। जब वापस आए तो जब डिलीवरी हुई, जब मेरा बेटा हुआ, जभी भी हमने उनसे कभी भी कोई कुछ माँग नहीं की। तो ये किस तरह से फिर आप ये केस बना सकते हैं कि अ, डाउरी की माँग की गई, 10 लाख रुपए माँगे गए, बच्ची को मारा-पीटा गया, और हद तो ये हो गई कि अब जब दूसरा केस आप कर रहे हैं, डिवोर्स केस आप कर रहे हैं, तो आप उसमें लिख रहे हैं कि डिलीवरी के लिए 3-3 जगह उनको ले जाया गया लास्ट मिनट पे, और कहीं भी उनकी डिलीवरी के लिए ले नहीं रहे थे हॉस्पिटल में, जो कि सरासर झूठ है। मेरे पास पूरे सबूत है, पूरे बिल्स हैं, पूरे कंसल्टेशन रिपोर्ट्स हैं, जो उनकी जहाँ-जहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ है 2 हॉस्पिटल्स में, और जहाँ डिलीवरी हुई है। तो झूठ बोलने का भी एक लेवल होता है, और हर चीज़ में आप लोग बस एक तरह-तरह के झूठ बोलेंगे। पहले केस में कुछ एक कहानी बोलेंगे, 5 तोला सोना दिया है, फिर दूसरे केस में बोलेंगे 35 तोला सोना दिया है। अरे भाई, पहले तो हमने सोने की डिमांड ही नहीं की। आपसे 1 रुपया नहीं लिया, तो कौन से सोने की बात कर रहे हैं आप? आप लोग कौन से डाउरी की बात कर रहे हैं? जब एफआईआर हुई तो उसमें सारे जनरलाइज्ड एलिगेशंस लगाए गए, जैसे कि मारा-पीटा गया, 10 लाख रुपए की माँग की गई, उनके साथ ज़्यादती की गई, घर के बाहर ढकेल दिया गया। बस यही एलिगेशंस है, विदाउट डेट, टाइम, प्लेस, मतलब कुछ भी नहीं है। या तो सीवियरिटी समझनी चाहिए हमको केस की। इसमें तो कोई मेडिकल रिकॉर्ड भी नहीं है कि भाई कब मारा गया, पीटा गया। तो बस एक ये कॉम्बिनेशन बना दिया गया है कि भाई 498 के साथ साथ एक डाउरी का अभी आप डाल दो, एक रिक्वायरमेंट कि ये ऐसा करे, तो मतलब स्ट्रांग बन जाएगा कि बच्चे के खिलाफ। तो इसके चलते पहले एफआईआर तो हो गई, एफआईआर की इत्तला भी नहीं दी गई हमको। और मैं जब बाहर गया, मैं 3 अगस्त को ट्रैवल करा, तो 10 अगस्त को आप यहाँ एफआईआर कर दे रहे हैं। जबकि आपको मालूम है लास्ट अक्टूबर 2020 में ये लोग पहली जब कंप्लेंट किए थे, मैं 3 काउंसलिंग अटेंड किया था ऑलरेडी। लेकिन इसके बावजूद, ये जानते हुए भी कि काउंसलिंग हो चुकी है, ये लोग मामला आगे नहीं बढ़ाए थे लीगली, लेकिन बस वेट कर रहे थे कि कब बंदा बाहर जाए, ट्रैवल करे, तो एफआईआर लॉन्च कर दी जाए, जो उन्होंने किया अपने हिसाब से। तो उसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैं खुद व्हाट्सएप पे रिप्लाई करा कि भाई ये झूठा केस है। जब उन्होंने मुझे सेक्शन 41A का नोटिस भेजा, मेरे बहन और ब्रदर इन लॉ जो बाहर रहते हैं यूके में, उनका भी सेक्शन 41A मेरे को ही भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। उसका भी मैं रिप्लाई किया, बताया कि भाई बात ऐसी है, ये झूठा केस है, पुराना केस है, आप उसको भी नए तरीके से शुरू कर रहे हैं एक साल के बाद। सेक्शन 41A नोटिस रिप्लाई मिलने के बावजूद भी अंडर सेक्शन 157 सीआरपीसी के तहत प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं बनाई गई, और सीधे चार्जशीट फाइल कर दे रहे हैं। चार्जशीट फाइल करने के टाइम पे भी मेरे वालदा को इत्तला नहीं किया गया, जबकि वो इंडिया में ही थी।
और चार्जशीट में ये बताया गया कि भाई ये बंदे की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई सपोर्ट नहीं है और ये बंदा एब्सकॉन्डिंग है। मैं तो छोड़िए, मेरे बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ भी एब्सकॉन्डिंग है, ऐसा बता रहे हैं आप चार्जशीट में। और उनके खिलाफ भी आप अरेस्ट वारंट निकाल रहे हैं। मतलब ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है हमारे साथ। अब ये कार्रवाई तो आप लोगों ने करवा ली, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब इसके बावजूद जब लड़की को आप इस तरह से एंकरेज करेंगे गलत काम करने के लिए, अब वो नया एक केस लॉन्च किया है उन लोगों ने, फैमिली कोर्ट में जाके फैब्रिकेट कर दे रहे हैं फैक्ट्स को। या डाउरी केस में लिखते हैं कि 5 तोले सोना दिया गया, अब फैमिली कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि हम 35 तोले सोना दिए थे। जब आप वहां पे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सके, आप उधर फैक्ट्स पता नहीं कर सके, आप बस ब्लाइंडली गए और चार्जशीट फाइल कर दिए, तो अब ये तो मौका मिल ही गया लड़की को। वहाँ 5 तोले बोले वो, अब वहाँ जाके कह रहे हैं कि 35 तोले सोना दिए। वहाँ बोला गया है कि डाउरी के पैसे यहाँ मांग की गई इंडिया में यूके से वापस आने के बाद, लेकिन वो केस में कह रहे हैं कि यूके में रहते हुए ही खर्चा संभल नहीं रहा था, इसकी वजह से 10 लाख रुपए की मांग वहां से शुरू हुई थी। और कह रहे हैं कभी कभी आगे पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है। मतलब यहाँ आप डाउरी के केस में अपने मन के हिसाब से आपने एक फैक्ट्स बना लिए, और उधर डिवोर्स होना है तो आपने एक अलग फैक्ट्स बना ली, और आप ये चाह रहे हैं कि आपको डिवोर्स भी मिल जाए और एक मोटी रकम भी मिल जाए वहां से। तो आप 2 अलग अलग केसेस लेके कैसे चलेंगे? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लॉ में ये एडमिसिबल है? 2 अलग अलग केसेस, 2 अलग अलग फैक्ट्स एक ही टाइम पे एक ही आदमी के साथ, उसकी फैमिली के साथ, क्या ये एडमिसिबल है लॉ में? क्या एक औरत को इतनी लिबर्टी दी जानी चाहिए कि वो झूठ बोल सके, और 2 कोर्ट में लिख के झूठ बोल सके, यहाँ पे कुछ बोल सके, वहां पे कुछ बोल सके? किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए? सिर्फ पैसे के लिए ये सब आप लोग करते रहेंगे, करवाते रहेंगे। और सेक्शन 41A नोटिस का बस रिप्लाई नहीं किया था मैं बाहर रहते हुए हाई कोर्ट में भी क्वॉश पिटीशन के लिए अंडर 482 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन रखा गया था वहां पर मार्च 2022 में, लेकिन वो डिसमिस हो गया। अब वो डिसमिस होने के बाद हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। एसएलपी मैंने फाइल की है खुद से सुप्रीम कोर्ट में, ऑलरेडी एसएलपी फाइल हो चुकी है, और 23 अगस्त को मैंने डिफेक्ट्स क्लियर किए, और वो लिस्टिंग के लिए अभी वेटिंग में है अभी फाइल। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया है बस उसको एप्लीकेशन के लिए लिस्ट करवाइए। और मैं ये और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने अर्जेंट हियरिंग का एप्लीकेशन भी भेजा है, उसको भी कंसिडर कीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे एप्लीकेशन को आगे बढ़ाइए। और आप सबसे मेरी यही इल्तिजा है कि बस आप लोग फैक्ट्स देखिए, केस को डिटेल में समझिए, और ये फैब्रिकेशन को भी मद्देनजर रखिए कि एक केस में एक बोला जा रहा है, एक केस में एक बोला जा रहा है। बस मैं आखिर में बस यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को मैं बस ये दिखाना चाहता था, ये तस्वीर दिखाना चाहता था कि जो हमारे खिलाफ ये केसेस कर रहे हैं उनका मंशा क्या है इसके पीछे। जब अगर वो ये बता रहे हैं कि एक केस में 5 तोले सोना, फिर दूसरे केस में 35 तोले सोना, फिर ये दिखा रहे हैं कि हरासमेंट कुछ वजहों से हुआ था एक केस में, फिर दूसरे केस में ये बता रहे हैं कि हरासमेंट कुछ दूसरी वजहों से हुआ था, तो इससे हमको बस यही सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है कि बस उनका मंशा यही है कि किसी तरह से हमको परेशान करके एक बड़ी मोटी रकम लेना चाहते हैं। बस एक मोटी रकम के लेने के चलते आप किसी की फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप किसी के ऊपर वारंट करवा रहे हैं, मेरी वालदा का नाम इसमें ले रहे हैं, जो 7 समंदर पार बैठे हैं मेरे बहन और ब्रदर इन लॉ, उन पे भी वारंट करवा रहे हैं आप। बस एक पैसे के चलते आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? मतलब इंसानियत पे ये सवाल है, और ये उनकी नीयत पे सवाल है। बस मैं आप लोगों को बस आज ये बताना चाहता था। शुक्रिया। Royal Classic Convention Center, making memories for life. 200 to 5,000 members capacity. Centrally air-conditioned hall. Beautiful interior. High-quality luxurious furnitures. Crockery, cutlery. Antique chandeliers. Never seen before with amazing lighting effects. Spacious cellar parking for 2+ 4-wheelers vehicle. Hurry up, booking open. Royal Classic Convention Center, beside Dale's Ice Cream, 80 Bar Chowk, Yakutpura Road, Hyderabad.
Contact 988-508-4786, 93965-43712.